नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और आज हम बातचीत करेंगे हमारी और आपकी जो थाली है, यानी जो हमारी प्लेट है जिसमें हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या वो महंगे हो रहे हैं। यहाँ नेट बात करें तो महंगाई की हम बात करेंगे कि महंगाई की मार फिर आपकी थाली का स्वाद बिगाड़ सकती है। पिछले 7 महीनों में यानी अक्टूबर से अगर हम जोड़ें तो हमारी थाली के दाम में लगातार गिरावट आई, कम होते थे। लेकिन क्रिसिल की ताज़ा रिपोर्ट ये हमें बताती है कि मई महीने में आके उस गिरावट में न सिर्फ ब्रेक लगाए, थोड़ा ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। दरअसल मई में जो है अनाज, दालें 4 से 10% तक थोड़ी महंगी हुई हैं। चिकन और अंडे के दाम भी 2-2% तक बढ़े हैं। यही कारण है कि आपकी थाली मई में आकर के थोड़ी सी महंगी होती दिख रही है। क्या ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू करेगा या फिर ये वन ऑफ है, इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए? इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिसिल के डायरेक्टर रिसर्च पूषण शर्मा जी हैं। शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम शर्मा जी से डिस्कस करें, इसको थोड़ा समझते हैं कि जो रिसर्च में बताया गया रिपोर्ट में वो क्या है। तो जो हम कह रहे थे कि एक ट्रेंड है पूरा अक्टूबर से लेकर के, ग्राफिकली हमने जनवरी से उसको लिया है समझने के लिए कि ये जो आपके सामने वेज थाली का एक औसत दाम है वो जनवरी में 26 रुपये 40 पैसे था, जो धीरे धीरे देखिए गिरते गिरते गया, अप्रैल तक 25 आया, लेकिन मई में अचानक 25.1 हो गया। यानी यहाँ पे ब्रेक लगा और थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। ये क्यों बढ़ा है, ये ट्रेंड समझने के होते हैं कि वेज थाली में ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से ये दाम अब ऐसा लग रहा है कि शायद महंगी होती हुई दिखेगी। तो वो वाले ग्राफिक दिखाते हैं। सब्जियां महंगी हुई हैं, खाने का तेल जो लगातार गिर रहा था अब उसमें थोड़ी सी महंगाई आती हुई दिख रही है। ऐसे ही नॉनवेज थाली को अगर हम ट्रेंड के तौर पे लें तो पूरे 9 महीने के अंदर ये 9 और 4% में थे। लेकिन नॉनवेज थाली का ट्रेंड दिखाइए हमें, जिसमें कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और कैसे मंथ ऑन मंथ वो पहले गिर रहे थे और बाद में वहाँ से आके फिर उसमें हल्का सा तेज़ी का मई में तड़का लगता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, जनवरी में ये 59 रुपये 60 पैसे थी, फरवरी में 59, मार्च में 58-60, अप्रैल में 59 रुपये 30 पैसे और फिर मई में 60 रुपये 60 पैसे। यानी यहाँ पे फिर से महंगाई आती हुई दिख रही है। और इसमें भी अंडे के दाम थोड़े से बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और वेज और नॉनवेज थाली में बेसिकली फ़र्क क्या है कि उसमें अगर हम पल्सेस को, लेंटिल को रिप्लेस कर देते हैं चिकन से तो वो हो जाता है। चिकन के दाम 2% बढ़े, दालें बढ़ी हुई हैं, गेहूं बढ़े हुए हैं। तो क्या ये ट्रेंड परसिस्ट करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस क्यों परसिस्ट करेगा, इसके पीछे कई सारे लॉजिक और रीजन्स हो सकते हैं। ताज़ा जानकारी ये भी कहती है कि जो फसलों के दाम हैं, उनके MSP हैं, वो भी सरकार बढ़ा रही है। तो वो भी एक इन्फ्लेशनरी मूव होता है। और इस बार एल नीनो का खतरा है, मानसून नॉर्मल होगा, डिले तो ऑलरेडी हो ही रहा है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। पूषण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट आपने लिखी और हर महीने ये रिपोर्ट आती है। पिछली वाली रिपोर्ट में थोड़ा सा देर से मैंने देखा था, लेकिन ये वाली रिपोर्ट बिल्कुल टाइमली मेरे सामने, मैंने कहा इस पर चर्चा की जानी चाहिए। और चूंकि ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल टाइप का दिख रहा है, तो पहले तो ये क्या ये ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है या वन ऑफ मानना चाहिए? धन्यवाद नीरज जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी इजाफा हुआ है थाली की कीमत में पिछले 1-1.5 साल में। अगर आप जनवरी 22 का आप अगर दाम देखें, एक वेजिटेरियन थाली का 25 रुपया था और अक्टूबर 22 में ये करीब 20% इसमें इजाफा हुआ है और करीब 29-30 रुपए तक पहुंच गया। नॉनवेज थाली की बात अगर करें तो जनवरी में करीब 50 रुपए उसकी दाम थी जनवरी 22 में, अक्टूबर तक ये उसमें भी 20-25% इजाफा हो गया था, 60 रुपए के ऊपर चला गया था। और जैसा कि आपने कहा, अक्टूबर से नीचे आ रहा था। और अभी हमने देखा है कि मई के महीने में वेजिटेरियन थाली में तो ज्यादा इजाफा नहीं आया, नॉन वेजिटेरियन थाली में करीब 4% का इजाफा आया है, 58 रुपीज से करीब 60 रुपीज हो गया। और ये ज्यादातर इसका ब्रॉयलर जो उसका 50% से ज्यादा कॉस्ट होता है एक नॉन वेजिटेरियन थाली में, उसके कारण हुआ है। बट अगर हम देखें क्या ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्या ऐसा बढ़ते रहेगा, वैसा हम नहीं देख रहे हैं इस समय। तो कंज्यूमर्स के लिए राहत की बात होनी चाहिए। हम नहीं देख रहे हैं कि बहुत ऊपर जाना चाहिए, इसी स्तर पे रहना चाहिए, या हो सकता है इससे थोड़ा नीचे आ सकता है। ओके पूषण जी, चूंकि इसमें जिन चीज़ों से महंगाई बढ़ी है, जैसे चिकन के दाम अगर उसको हम रिप्लेस करें, अंडों के दाम या लेंटिल्स थोड़े थोड़े महंगे हो रहे हैं। अब तक हमने देखा कि ग्लोबली भी, चाहे वो वीट प्राइसेस हो या राइस प्राइसेस हो, वो बॉटम में गए हैं। और स्पॉट इंडेक्स दिखाता भी है कि उन्होंने 6 मंथ का लो बनाया है। लेकिन अब चूंकि जो सिचुएशन बन रही है उसमें कमोडिटी प्राइसेस रिवर्सल की तरफ दिख रहे हैं, सॉफ्ट कमोडिटीज खास तौर पे। अब भारत की स्पेसिफिक बात करें तो इस बार भी बड़ी अनसर्टेनिटी है मॉनसून को लेकर के, पता नहीं कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा कि नहीं रहेगा। सब्जियां ऑलरेडी महंगी होनी शुरू हो गई हैं।
अगर आप इस समय कोई भी बाजार जा रहा होगा तो उसको एकदम मतलब इंस्टेंट रिएक्शन मिलता होगा कि भिंडी कितने रुपए किलो है, आलू कितने रुपए किलो है और प्याज कितने रुपए किलो है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये चूंकि एक तो सीजनल इम्पैक्ट भी होता है, गर्मी और फिर मानसून सब्जियां महंगी होती हैं, तो अगले 3-4 महीने ये बजट बिगड़ने वाला है क्या? तो अगर आप दो तरीके से इसे देख सकते हैं, या तो आप देख सकते हैं कि पिछले महीनों से इसे कंपेयर कर सकते हैं या पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो चीजें थोड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में है, दाम थोड़ा कम रियलाइज होगा लोगों को। इसी वेज और नॉन वेज थाली की अगर हम बात कर लें तो पिछले मई के मुकाबले 9% सस्ता है वेज थाली और 4% नॉन वेज थाली। बट मंथ ऑन मंथ अगर हम बात करें तो हो सकता है कुछ टेम्पररी एस्केलेशन हो सकते हैं प्राइसेस में, बट ओवरऑल मॉनसून पे काफी हमें देखना पड़ेगा क्लोजली। आईएमडी कह रहा है कि नॉर्मल मॉनसून होगा, एल नीनो का भी इंपैक्ट आ सकता है। तो कैसा मॉनसून का टाइमली स्प्रेड होता है, कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है पूरे कंट्री में, ये बहुत क्रिटिकल रहेगा अगले 3 महीने हमें मॉनिटर करने में, और वो डिटरमाइन करेगा कि प्राइसेस शायद ऊपर जाएं या इसी स्तर पर रहें। पूषा जी, एक चीज ये बताइए कि जैसे इस समय हम जो देख रहे हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर, नंबर्स में तो 4.7 आ गया सीपीआई, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत सस्ता हो गया, लेकिन इसके जब अंदर जाके देखते हैं तो वो हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें हैं जिनके दाम तेज़ी से गिरते हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें कोई कमी नहीं आई है, सप्लाई की कॉस्ट में कोई कमी नहीं आई है, रेंटल्स में कोई कमी नहीं आई है, इवन एग्री प्रोडक्ट की एग्री के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए हमें, चाहे वो केमिकल्स हो, फर्टिलाइज़र हो या इक्विपमेंट हो, उनमें कोई कमी नहीं आई है। तो ये असेसमेंट कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि आगे प्राइसेस कम हो सकते हैं केवल इस बात से कि मॉनसून का नॉर्मल रहा? तो आपने बहुत सही बात उठाई इन्फ्लेशन की। जब इन्फ्लेशन को हम देखते हैं तो वो ईयर ऑन ईयर असेसमेंट हम देखते हैं। तो अगर हम थोड़ा कुछ कदम पीछे लें और हम देखें पिछले साल इस समय क्या हो रहा था, तो फरवरी और मार्च के महीने में एक हीट वेव था इंडिया में, और उसी दौरान रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी हुआ था। ये दोनों चीजों से बहुत इंपैक्ट हुआ था सप्लाई सिचुएशन पे। हीट वेव से हमारी वीट की प्रोडक्शन बहुत गिर गई थी। रशिया यूक्रेन का करीब 1/3 ग्लोबल वीट का कंट्रीब्यूशन है उनका ट्रेड में। सनफ्लावर के कंट्रीब्यूशन भी उनका 80% से ज्यादा है। तो इन कारणों से हमने देखा था कि अप्रैल मई जून पीरियड में कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर गए थे। तो हमारा बेस जो है वो काफी हाई है, इसलिए इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए तो थोड़ा सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहेगा अगले कुछ महीने इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव से। आपकी रिपोर्ट सर जी, आपकी रिपोर्ट ये कहती है कि वीट प्राइसेस 8% बढ़े ईयर ऑन ईयर मई में, जिसकी वजह से जो बेनिफिट मिलना चाहिए था थाली का वो रुक गया। चूँकि वीट का ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और रशिया वाला वॉर हुआ था, उसकी वजह से वो सारी चीज़ें ट्रिगर हुई थी, प्राइसेस एकदम से नीचे आए भी तो धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, लेकिन अभी फिर से एस्केलेशन होता हुआ दिख रहा है दुनिया भर में, और ख़ासतौर पर उस इलाके में रशिया और यूक्रेन के बीच में वो एक डैम वैम तोड़ दिया गया वहाँ, तो और ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि वहाँ से सप्लाई भी रोकी नहीं गई, ब्लैक सी से वो शिप निकल रही है, लेकिन जो 8% की एकदम शार्प जंप आई है, क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है क्या कि फिर से गेहूं की कीमतें ऊपर जाएंगी? तो गेहूं में हमारा प्रोडक्शन काफी नीचे रहा था पिछले साल, बट अब थोड़ी राहत है उसमें, और उसमें 2 कारण है। जो हमारा प्रोडक्शन इस बार रहा है वो काफी अच्छा रहेगा, 110 मिलियन मेट्रिक टन के ऊपर गेहूं का प्रोडक्शन रहना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपने देखा होगा मार्च में काफी बारिश हुई थी, अनसीजनल रेनफॉल, जिसके कारण गेहूं की क्वालिटी में थोड़ा डिक्लाइन आया है। उस कारण से गोइंग फॉरवर्ड गेहूं के प्राइसेस थोड़े करेक्ट होने चाहिए हमारे अनुसार। जहां पर प्रेशर आ सकता है प्राइसेस में वो है राइस और मिल्क प्रोडक्ट्स में, क्योंकि एल नीनो का इम्पैक्ट है। क्रिटिकल पीरियड 70% 80% हमारा राइस प्रोड्यूस होता है खरीफ सीजन में। अगर यहाँ पर इम्पैक्ट रहता है पुअर मानसून का, रेनफॉल का, तब पैडी के प्राइसेस में बढ़त हो सकती है। ग्लोबली हम देख रहे हैं कि काफी कंट्रीज एल नीनो को सीरियसली लेते हुए ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट शुरू कर रहे हैं पैडी का। इस कारण से पैडी में बढ़त आ सकती है। दूसरी चीज, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो जो एनिमल फीड है, जैसे कि मेज हो गया, सोरगम हो गया, सोयाबीन, इनकी प्रोडक्शन अगर डिक्लाइन होती है, एनिमल फीड में अगर इनका इतना प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो मिल्क के प्राइसेस जो कि पिछले 2 साल से काफी बढ़ रहे हैं, पिछले साल मिल्क के प्राइसेस करीब 8% बढ़े हैं, इस साल भी आशंका है कि मिल्क के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और भूषण जी, आपने 2 विषय ऐसे रखे जिसमें मैं जरूर पूछूंगा आपसे। एक तो जो जब ऑयल सीड के
या ऑयल के प्राइसेस गिरे, एडिबल ऑयल के, उसके बावजूद फीड स्टॉक में उतना कंफर्ट नहीं आया। फीड स्टॉक ऊपर ही रहा, कंपनियां इसकी शिकायत करती रही हैं। और अब बॉयलर के दाम भी बढ़ गए हैं और चिकन के दाम भी बढ़ गए हैं, जो और अगर फीड स्टॉक और महंगा होता रहा तो जैसा आप भी कह रहे हैं और ज़्यादा ये बढ़ेगा। एक सवाल। दूसरा, मिल्क प्राइसेस में अनप्रेसिडेंटेड राइज हम लोगों ने पिछले साल देखी, मल्टीपल टाइम में हाइक उन्होंने ली है और अभी भी कोई संभावना ऐसी दिख नहीं रही है कि मिल्क प्राइसेस सॉफ्टन होंगी, या मतलब कम तो कभी होते ही नहीं है, स्टेबल रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि मिल्क की फ्यूचर ट्रेडिंग भी शुरू कराने की अप्रूवल मिल रही है। ऐसे में जो ये दो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये क्यों नहीं नीचे आ रहे जबकि ऑयल प्राइसेस इतने नीचे आ गए थे? तो नीरज जी, आपने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं। अगर हम फीड की बात करें, एनिमल फीड में मेज का भी कंट्रीब्यूशन काफी रहता है और पिछले 2 साल से मेज भी रहता है, सोयाबीन रहता है। अगर हम फिस्कल 21 की बात करें तो मेज के प्राइसेस, सॉरी फिस्कल 22 की बात करें तो मेज के प्राइसेस करीब 24% बढ़े हैं, फिस्कल 23 में 25% बढ़े हैं। सोयाबीन के प्राइसेस फिस्कल 22 में करीब 66% बढ़े थे। तो वो नीचे तो आए हैं फिस्कल 23 में, थोड़ा डिक्लाइन देखा है, बट नेट नेट अगर आप देखें तो काफी प्राइसेस काफी हाई रहे हैं। इस कारण से फीड प्राइसेस में काफी इम्पैक्ट आया है। दूसरा, आपने बात किया मिल्क प्राइसेस का, और मिल्क प्राइसेस में काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं। एक है कि कोविड के दौरान जब हमारा इंडिया में सेकेंड वेव आया था मई 21 के दौरान, तो काफी जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए यूज होता है, कैटल के लिए नाइट्रोजन, वो डाइवर्ट कर दिया गया था ऑक्सीजन के लिए। तो एनिमल्स का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ था। इसके कारण मिल्क की प्रोडक्शन में काफी इम्पैक्ट रहा है पिछले 2 सालों से। आपने देखा भी होगा कि काफी घी और अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स में काफी शॉर्टेज भी आई थी, एंड इस कारण से मिल्क प्राइसेस काफी एस्केलेटेड रहे। तो 2 कारण हैं, एक तो एनिमल फीड जो कि स्पेशली मेज, मकई की दाम काफी ऊपर रहे हैं, और दूसरा मिल्क का प्रोडक्शन भी काफी नीचे रहा है। दोनों कारणों से मिल्क के प्राइसेस काफी 2 साल से ऊपर रहे हैं, और हमारी आशंका है कि इस साल भी करीब 5% से 6% और मिल्क के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। 5-6% दूध के दाम और बढ़ सकते हैं, और पनीर की कीमत हमारे ख्याल में चिकन से ज़्यादा है ना शर्मा जी? वो तो मतलब मिल्क प्रोडक्ट है लेकिन उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। अभी जो नॉर्मलाइज होने की जो संभावना दिख रही थी मिल्क में, उसमें ये जो नया फैसला लिया जा रहा है कि उसकी फ्यूचर ट्रेडिंग करा दी जाए मिल्क की, कमेटी ने अप्रूवल दिया है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर आपने थोड़ा बहुत असेस किया हो तो? अगर कोई भी चीज की हम देखते हैं कि अगर ट्रेडिंग होगी, अगर उसमें और ट्रांसपेरेंसी आती है उसके थ्रू, तो ये काफी एक अच्छा स्टेप होगा। बट अगर स्पेक्युलेटिव हो जाता है ये ट्रेडिंग, जो कि मैं सोचता हूं कि मिल्क के केस में कम चांसेस हैं बिकॉज ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ द कमोडिटी, तो ये नेट नेट मेरे मुताबिक अच्छा होना चाहिए सेक्टर के लिए। नेट नेट अच्छा होना चाहिए क्योंकि पेरिशेबल है, इसलिए कोई इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन सर उसको बहुत प्रोसेस करके तो कहीं ना कहीं होल्ड किया जा सकता है। स्किम मिल्क पाउडर में किया जा सकता है, जरूर स्किम मिल्क पाउडर के थ्रू किया जा सकता है। बट प्राइस डिस्कवरी का जो मैकेनिज्म, उसमें किसानों की तो कोई मदद होती नहीं, तो कंपनियां या जो बीच के बड़े डीलर हैं वो पता नहीं कैसी प्राइस डिस्कवरी करते हैं, क्योंकि जिनकी फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू हुई है वो सब प्राइसेस एलिवेट होके फिर वहाँ पे स्टेबल होते हैं, फिर उससे ऊपर ही ऊपर चलते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दूध की कीमतें भी इस साल 5-6% और बढ़ेंगी। पूरन जी एक और मैं जिस पॉइंट कहना चाहूंगा, मिल्क में जो दूध है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कमोडिटी है इस तरह से कि कोऑपरेटिव्स जो हैं, जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, इस तरह के, वो जो है 50% करीब मिल्क को प्रोक्योर करते हैं, और वो जिस भी प्राइस पे प्रोक्योर करते हैं, अगर उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है तो वो फार्मर्स के साथ शेयर करते हैं। वो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। आई होप सो, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे शर्मा जी कि कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो इस साल बहुत सस्ती होने वाली है और वो हमारी थाली का पार्ट होगी? क्योंकि वीट मुझे नहीं लग रहा सस्ती हो रही, धान का तो भी पता ही नहीं कितनी सोइंग हो पाएगी क्योंकि बारिश का अंदाज़ा नहीं लग रहा है, फीड स्टॉक में कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ दूध आप कह रहे हैं थोड़ा महंगा ही होगा, बॉयलर महंगा है, चिकन महंगा है, सस्ता क्या होगा? कुछ कांदा वांदा सस्ता होगा कि नहीं होगा?
तो हमारा जो क्रिसिल का असेसमेंट है हाँ, उसे अगर हम देखें तो गेहूं के प्राइसेस जो हैं हाँ, उसमें हमें गिरावट दिखनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन इस साल अच्छा रहा है। मार्च एंड से अप्रैल से ये मार्केट में आने लगता है, और क्योंकि ग्रेन की क्वालिटी थोड़ी सी कम हुई है तो गेहूं के प्राइसेस सस्ते होने चाहिए। पोटेटो जैसे आलू, उसकी कीमत भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। थोड़ी उसमें इजाफा हुआ था कुछ कुछ टाइम पहले, और अब उसकी कीमत सस्ती होने की आशंका है। अगर हम सोयाबीन की बात करें, उसमें भी लास्ट फिस्कल 22 में बहुत इंक्रीज हुआ था प्राइस में। पिछले साल भी गिरावट आई थी, इस साल भी हम आशंका कर रहे हैं कि गेहूं के प्राइसेस में भी गिरावट आ सकती है। सॉरी, गेहूं बोल रहा हूं मैं, सोयाबीन के प्राइस में भी सोयाबीन सोयाबीन गिरावट आ सकती है। सोयाबीन की कीमत में गिरावट आ सकती है। शर्मा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के आगे जो हमने ये डिटेलिंग की है, इसको हम लोग बिग पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे और ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे। एक मैं छोटी सी चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा कि ये सब हमको दिख तो रहा है कि इतना इतना कम हुआ, लेकिन जब खरीदने जाता आदमी तब उसको उतने ही भाव में मिलता है। ये क्या खेल है? ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपकी जो किचन है, आपकी जो थाली है, उसका बजट थोड़ा सा गड़बड़ाने के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। बातचीत हम करें क्रिसिल के डायरेक्टर पूषण शर्मा जी से। पूषण जी, हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में चर्चा की। अब मैं आपसे कहता हूँ एक लॉन्ग टर्म एवरेजेस के रूप में देखते हैं। देखिए, फ्यूल प्राइसेस स्टेबल हैं, बढ़े हुए हैं, वहाँ रोक दिए गए, घट नहीं रहे, बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। डिमांड कम नहीं दिख रही है, इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है, अभी हम लोगों ने नंबर्स देखे, वो इंप्रूव हो रहे हैं। एमएसपी बढ़ रहा है, रूरल डिमांड इंप्रूव होती दिख रही है। तो अगर इस एवरेज के बीच में हम अपनी थाली देखें, और इस समय जबकि हम बातचीत कर रहे हैं सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं, तो कोई उम्मीद की किरण दिखती है कि आने वाले समय में नीचे गए? मुझे तो नहीं लगती है। जी। तो नीरज जी, कस्टमर्स ने पिछले 1.5 साल में महंगाई की बहुत मार झेली, और ये सप्लाई सिचुएशन के कारण रहा है। पिछले साल हमारे हीट वेव हुआ, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, बारिश भले ही 6% ज्यादा हुई, पर जिस समय होनी चाहिए थी उस समय नहीं हुई। अक्टूबर के महीने में काफी बारिश हुई है। तो ये सारी इवेंट्स ने सप्लाई शॉक क्रिएट किया है। बट लकीली अब का जो सिचुएशन है, जैसे रबी सीजन जो था, 6% ज्यादा बारिश होने के कारण रिजर्वर लेवल्स अच्छे थे, प्रोडक्शन अच्छा रहा है हमारा। इस कारण से हम देख रहे हैं कि एक हाई बेस पे, जबकि पिछले साल बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, इस साल प्राइसेस थोड़े कंट्रोल में रहने चाहिए। इस चीज की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट क्योंकि हम एक क्रिटिकल पीरियड ऑफ जून में है, जहां मॉनसून थोड़ा डिलेड चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा जो डिसाइड करेगा रियली कि अगले कुछ महीनों में प्राइसेस कैसे रहते हैं। बट अगर मॉनसून ठीक रहता है तो हम देख रहे हैं कि प्राइसेस और इस लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने चाहिए। ओके, तो सब कुछ इंद्र भगवान की कृपा पर है कि अगर मानसून अच्छा रहा तो आपकी थाली फिर आगे महंगी नहीं होगी। ये जो एक महीने का हमको ट्रेंड दिख रहा है, मई में जाके जो टूटा है, वो शायद रिवर्स हो जाए। अदरवाइज महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि एमएसपी बढ़ने से रूरल इनकम में बढ़ती है, डिमांड जनरेट होती है, और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही हैं हमें। तो मुझे लगता है कि शायद फिंगर्स क्रॉस वाली बात है ना सर पूषण जी, कि मतलब उम्मीद बनाए रखें, लेकिन श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, एग्रीकल्चर काफी ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, स्पेशली बिकॉज हमारे कंट्री में सिर्फ 55% खेत है जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी है। तो ऑलमोस्ट आधा खेत तो इंद्र भगवान के भरोसे है। बिल्कुल, आधे खेत इंद्र भगवान के भरोसे हैं, और हम भी उन्हीं के भरोसे हैं अपनी थाली सस्ती करने के उम्मीद में। पूछा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये इंसाइट देने के लिए कि हमारे किचन का बजट बिगड़ सकता है अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो। खास तौर पे एग्री कमोडिटीज़ काफ़ी महंगी हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये शेयर करने के लिए। धन्यवाद।